Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. There was a remaining topic of reproduction in fishery biology. The topic was gonadal steroid. There was a few topics in which the gonadal steroid topic was the next. As in the syllabus, as you see that reproduction, gonad structure, spermatogenesis, oogenesis. These topics are gone, and remaining topic is gonadal steroid. That was I want to discuss about that. तो गोनेडल स्टेरॉइड के बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके बाद जो है इंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक, ये दो टॉपिक इसमें बचे हैं रिप्रोडक्शन में. इसको हम जो है आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं. तो गोनेडल स्टेरॉइड, गोनेडल स्टेरॉइड का मतलब है गोनेडल, गोनेड. फिश में जो गोनेड पाए जाते हैं, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी. मेल गोनेड को टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल गोनेड को ओरी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो जनरल एक जो टॉपिक है वो गोनेडल स्टेरॉइड, यानी कि वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में टेस्टिस और ओवरी में जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो स्टेरॉइड होते हैं. स्टेरॉइड मतलब कि स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन मतलब कि दे हैव कंटेंट द फैट्स मैक्सिमम, यानी एक ऐसे हार्मोन में आप जानते हैं कि प्रोटीन होता है और फैट कंटेंट भी होता है, तो इसलिए उसको स्टेरॉइड बोलते हैं. तो स्टेरॉइड यानी कि हार्मोन, सेक्स हार्मोन. तो यानी कि फिश में सेक्स हार्मोन इन द फिशेज, ये पढ़ना है. उसी हेडिंग को यहाँ पे बदल करके टॉपिक दिया है गोनेडल स्टेरॉइड. इसमें नो डाउट, इसमें कोई आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. चाहे गोनेडल स्टेरॉइड करके पूछे या चाहे तो सेक्स हार्मोन इन फिशेस कर सकता है. लेकिन इसमें जो है कि टेस्टिस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन और ओवरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन, दोनों के बारे में ये जानना चाहता है. तो इस टॉपिक में दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो टेस्टिकुलर हार्मोन हो चाहे वो ओवरियन हार्मोन हो. तो उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो गोनेडल स्टेरॉइड में स्पेसिफिक एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग इन द साइटोसॉल और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड इन द गोनाइड्स ऑफ फिश वेयर डिफरेंट इन द प्री स्पॉनिंग स्टेट एंड आफ्टर ओवुलेशन. यानी कि यहाँ पे जो शुरुआत की जा रही है कि कुछ जो है स्पेसिफिक हार्मोन है, जैसे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन हैं. बाइंडिंग इन द साइटोसॉल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में जो साइटोसॉल पाए जाते हैं वहाँ पे इनकी बाइंडिंग होती है. यानी इनका जो है कि फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है, बाइंडिंग होती है. इसका जो है कि ये जो है कि प्रिपेयर होते हैं. एंड इन द गोनाइड्स ऑफ फिश, और यही हार्मोन जो है गोनाइड में भी ये जो है कि सिंथेसाइज होते हैं, यानी गोनाइड से भी सिक्रेट होते हैं. एंड इन द गोनाइड्स ऑफ फिश, फिश के गोनाइड में यानी टेस्टिस में, ओवरी में, वेयर डिफरेंट. और लेकिन ब्रेन में जो इनकी बाइंडिंग हो रही है या गोनाइड बाइंडिंग हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं. ऑफ फिश वेयर डिफरेंट इन द प्री स्पॉनिंग स्टेट, प्री स्पॉनिंग स्टेट यानी स्पॉनिंग के पहले वाले कंडीशन में, स्टेज में, इनका कुछ डिफरेंस जो है कि बिहेवियरल कंडीशन होता है. और जो है कि एंड आफ्टर ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद इनका जो नेचर बदल जाता है, दूसरा हो जाता है. यानी होते वही हार्मोन है, चाहे एंड्रोजन है एस्ट्रोजन है, लेकिन स्पॉनिंग के पहले और स्पॉनिंग के बाद यानी ओवुलेशन में कहीं न कहीं ये जो है कि डिफरेंट होते हैं.
तो ये स्टेरॉयड हार्मोन है, इसी की चर्चा की जा रही है। बिफोर स्पॉनिंग द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक एंड्रोजन बाइंडिंग वेयर इन द फोरब्रेन, यानी स्पॉनिंग के पहले जो है कि एंड्रोजन की जो बाइंडिंग होती है फोर ब्रेन में, ब्रेन के अगले वाले हिस्से में, इसकी बाइंडिंग जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है, यानी अधिक मात्रा में होता है सिक्रीशन, इसका बाइंडिंग होती है। बिफोर स्पॉनिंग द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक एंड्रोजन बाइंडिंग वेयर इन द फोर ब्रेन वेयर लेवल्स डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ओवुलेशन, और इनका जो है जो बाइंडिंग है, लेवल है, वो जो है डिक्रीज करता है कब? ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के बाद यानी एक फॉर्मेशन के बाद इनका जो है कि बाइंडिंग लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और स्पॉनिंग के पहले इस हार्मोन का जो है कि बाइंडिंग लेवल जो है वो काफ़ी हाई होता है। सेक्स आर गोनेडल स्टेरॉइड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फिशेज, यानी ये जो सेक्स हार्मोन या गोनेडल हार्मोन जिसे हम कहते हैं या गोनेडल स्टेरॉइड कह रहे हैं, ये इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रेगुलेशन, यही जो है हर तरीके से फिश के अंदर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं उसको एक गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी इन द एब्सेंस ऑफ दीज हार्मोन्स, गोनेडल हार्मोन्स, देयर इज़ नो परफॉर्मेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन द फिशेज, यानी अगर ये हार्मोन अगर सिक्रीट न हो तो फिश में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो है कि सही ढंग से नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इटिलियास्ट फिश प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ बायोएक्टिव गोनेडल स्टेरॉइड्स, जो टिलियास्ट फिश होते हैं, टिलियोस्टोमी के जो फिश होते हैं, ये कई तरह के जो है कि बायोएक्टिव गोनेडल स्टेरॉइड जो है कि ये प्रोड्यूस करते हैं। टिलियास्ट फिश प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ बायोएक्टिव गोनेडल स्टेरॉइड इंक्लूडिंग, और उसमें कौन कौन सा हार्मोन है? इंक्लूडिंग इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स एंड न्यूमेरस अदर स्टेरॉइड, यानी ये 3 हार्मोन तो जो है ही हैं, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ये तो ये सिक्रीट करते ही हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी हार्मोन्स, ये कुछ और भी स्टेरॉइड हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, यानी टिलियोस्टोमी फिश में ये देखने को मिलता है। बायोएक्टिव स्टेरॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये जो बायोएक्टिव स्टेरॉइड हार्मोन हैं ये स्पेशल सेल से प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन द ओरियल फॉलिकल, ओरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उसी के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। किससे? कौन से? ओरी के अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं कौन कौन से हैं? थीका ग्रेनुलोसा, थीका में और ग्रेनुलोसा में। फॉलिकल जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान एक के अंदर थीका और ग्रेनुलोसा बनते हैं, उसी के अंदर, उसी के सेल के अंदर जो है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन यानी बायोएक्टिव स्टेरॉइड हार्मोन ये जो है कि सिक्रीट होते हैं, यानी बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये तो हुआ ओरी के अंदर, लेकिन टेस्टिस के अंदर कौन? एंड टेस्टिस लेडिग सेल्स, टेस्टिस के अंदर जो है लेडिग सेल पाया जाता है, और लेडिग सेल से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यानी स्टेरॉइड हार्मोन, मेल गोनेडल स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द लेडिग सेल्स ऑफ द टेस्टिस इन द मेल फिश। इस तरह से हमने देखा कि ओवरी में कहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहाँ, और टेस्टिस में कहाँ से सिक्रीट होते हैं, और कौन कौन से हार्मोन हैं, और इनका रिप्रोडक्शन पे क्या जो है कि कंट्रोल है। डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, सेक्स, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड सेल आइडेंटिटी, these cells express an array of genes encoding steroidogenic enzymes that modify cholesterol and its derivatives। और चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, ओवरी में थीका और ग्रेनुलोसा फॉलिकल सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं, और टेस्टिस में लेडिक सेल से। तो चाहे ये मेल में चाहे फीमेल में, चाहे ओवरी में चाहे टेस्टिस में, कहीं पे भी जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ देखना है कि इनका जो है कि बिहेवियर क्या है, या इनका जो है कि किस तरह से ये काम करते हैं।
डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, ये हार्मोन स्पीसीज पर डिपेंड करेगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं फिश के, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से जो है कि इनका जो है अरेंजमेंट होता है प्रोडक्शन का। और सेक्स पे भी डिपेंड करता है, मेल और फीमेल पे भी। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, और किस किस रिप्रोडक्टिव स्टेज पर कौन सा फिश है, कौन सा जो है कि जो है फिश है, उस पर जो है कि डिपेंड करता है। एंड सेल आइडेंटिटी, और सेल की आइडेंटिटी पर भी डिपेंड करता है, वो थीका से सीक्रेट हो रहा है कि ग्रेनुलोसा से या लेडिक सेल से, इस पर भी ये हार्मोन का प्रोडक्शन निर्भर करता है। दीज सेल्स एक्सप्रेस, यानी ये जो सेल है यानी थीका, ग्रेनुलोसा, लेडिक सेल्स, इस सेल की बात करें, दीज सेल्स एक्सप्रेस एन एरे ऑफ जीन्स इनकोडिंग, और ये जो है कि इसके लिए जो है, क्योंकि हर सेल के अंदर स्पेशल टाइप के जो है कि जीन्स होते हैं, सेल्स एक्सप्रेस एन एरे ऑफ जीन्स इन कोडिंग, उनके अंदर एक जीन की जो कोडिंग होती है स्पेशल टाइप की, वो होती वही स्टिमुलस बनाते हैं, जिससे कि वो एंजाइम सीक्रेट एंजाइम बनाएं, और उसी जीन के हिसाब से एंजाइम अकॉर्डिंग टू दैट एंजाइम, फिर अकॉर्डिंग टू दैट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एरे ऑफ जीन्स इन कोडिंग स्टेरॉइडोजेनिक एंजाइम्स, और फिर उसी जीन्स के हिसाब से इनकोडिंग के हिसाब से फिर जो है कि स्टेरॉइडोजेनिक एंजाइम्स बनते हैं, और वही एंजाइम फिर क्या करते हैं, दैट मॉडिफाई, और एंजाइम मॉडिफाई करता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मतलब ही फैट, फैटी कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल को जो मॉडिफाई करता है और उसके जो है डेराइवेटिव्स बनाता है, और जब डेराइवेटिव्स बनाता है कोलेस्ट्रॉल का, फिर उसी से ये हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एंड्रोजन हुआ, ये सिक्रीट होते हैं। यानी ये डिपेंड करते हैं फिश के स्पीसीज पर, सेक्स पर, रिप्रोडक्टिव स्टेज पर, या सेल आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। स्ट्राइडोजेनिक सेल्स में आल्सो एक्सप्रेस द जीन इनकोडिंग स्ट्राइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, और अभी हमने जो बताया जो स्ट्राइडोजेनिक जो सेल हैं यानी कि टेस्टिस या ओवरी के अंदर, ये जो है कि स्पेशल टाइप के जीन एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वन जीन वन एंजाइम के हाइपोथेसिस के हिसाब से हर चीज़ जो है जीन पे डिपेंड करता है, जैसा जीन होगा वैसा ही जो है कोई न कोई जो है कि एक्शन होगा, रिएक्शन होगा। तो जो है कि जो स्ट्राइडोजेनिक सेल हैं ये जो है कि जीन को एक्सप्रेस करते हैं, जीन कोडिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो इनकोड होता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनता है, विच फंक्शंस, उस प्रोटीन का काम क्या होता है, विच फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वो प्रोटीन क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करता है। द ट्रू रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन स्टाइडोजेनेसिस, और फिर उसी हिसाब से जब ये कोलेस्ट्रॉल माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे उसी हिसाब से इसका रेट लिमिटिंग स्टेप्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उससे जो स्टाइडोजेनेसिस होता है, यानी स्टाइडोजेनेसिस मतलब स्टाइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े, यानी कि सबका जो है कि अब यहाँ दो कई चीज़ें देखने लायक हैं। एक तो मेल में और फीमेल में अलग अलग समझना होगा कि मेल गोनैड में, फीमेल गोनैड में, मेल गोनैड के किस सेल से ये हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा, और जो है कि फीमेल जो है कि फिश के किस सेल से, तो फीमेल में लेडिक सेल से, और फीमेल में थीका और ग्रेनुलोसा सेल से ओवरी के ये सीक्रेट होते हैं, और उसमें इनका जो सिलसिला है जो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है स्ट्राइडोजेनेसिस यानी एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा, कौन बताया, उसके लिए कि स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं, वो जीन्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं, फिर वो एंजाइम स्पेशल टाइप के प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं, उसे वो प्रोटीन क्या करते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सप्रेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप्स के हिसाब से फिर वहाँ पे स्ट्राइडोजेनेसिस होता है, यानी स्ट्राइड हार्मोन का जो कि फॉर्मेशन होता है, और फिर वो हार्मोन सीक्रेट होकर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो आते हैं और गवर्न होते हैं ब्रेन से, उसके बाद फिर अपना कमाल दिखाते हैं, यानी उसी हिसाब से स्पॉनिंग होता है, ओवुलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं।
तो इस तरह देखते हैं, देयरफॉर सेक्स स्टेरॉयड आल्सो नोन एज गोनैडोकॉर्टिकॉइड एंड गोनैडल स्टेरॉयड आर स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी सेक्स हार्मोन को कोई सेक्स स्टेरॉयड भी कहते हैं, इसे गोनैडल कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं और गोनैडल स्टेरॉयड भी कहते हैं। यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन भी यही है, दैट इंटरैक्ट विथ वर्टिब्रेट स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स। और ये क्या करते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर को ये इंटरैक्ट करते हैं, यानी उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि रिसेप्टर रिसीव करते हैं इनके इंटेंशन को, फिर उसी हिसाब से फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो उसी तरह के रिएक्शन होता है। द सेक्स स्टेरॉयड इंक्लूड द एंड्रोजन, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जो सेक्स स्टेरॉयड हैं वो एंड्रोजन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। द टर्म सेक्स हार्मोन इज नियरली ऑलवेज सिनोनिमस विथ सेक्स स्टेरॉयड, यानी सेक्स हार्मोन को जो हार्मोन ही जो है कि सेक्स स्टेरॉयड के सिनोनिम बोले जाते हैं, यानी उसी के पर्यायवाची है। यानी सेक्स हार्मोन कहिए, चाहे गोनैडल स्टेरॉयड कहिए, चाहे सेक्स स्टेरॉयड कहिए, कुछ भी कहिए, ये जो या गोनैडल सेक्स हार्मोन्स कहिए, ये बात एक ही है, सब एक ही सेंस में लिया जाता है, लेकिन कौन कौन से हार्मोन है ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों फिश के अंदर गोनैडल अरेंजमेंट को, गोनैडल स्टेरॉयड के जो है कि जो है कि अकाउंट को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे देखते हैं, मैचुरेशन ऑफ द फिश एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एज गोनैडोपोडिया डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स बाय द गोनैड्स। यानी कि फिश का मैचुरेशन, फिश मैच्योर होती है और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, और वे सब जो गोनोपोडिया पर डिपेंड करते हैं। गोनोपोडिया यानी जहाँ से गोनाइड यानी गोनाइड पे डिपेंड करते हैं, अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स, और वो हार्मोन पर, क्योंकि उस गोनाइड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन की वजह से गोनोपोडिया एक्टिव होता है, गोनोपोडिया की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है कि डेवलप होते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होते हैं तो फिश जो है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो फिश जो है कि वो डेवलप करके जो है वो एक मैच्योरेशन स्टेज पे पहुंचते हैं। यानी कि ये सेक्स हार्मोन या सेक्स स्टेरॉयड या गोनैडल स्टेरॉयड ही फिश के मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार है। तो गोनैडेक्टोमाइज्ड फिश फेल टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल, यानी कि किसी भी फिश में से और उसे गोनाइड को यानी टेस्टिस को, ओवरी को अगर निकाल दिया जाए, काट करके निकाल दिया जाए, सेक्शन करके निकाल दिया जाए, तो वो फिश मेल हो चाहे फीमेल, वो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि गोनाइड से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और कैसे होते हैं, क्या इसकी वजह है, आपने सारा चीज़ देखा, जीन्स या है, प्रोटीन है और उनकी कोडिंग है, इस सब सारी जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से डेवलप होते हैं। अगर ये गोनाइड ही नहीं रहेंगे, इनको हटा दिया जाए, काट के निकाल दिया जाए, तो ये जो है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब मेल या फीमेल फिश के अंदर जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव फंक्शन या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता है, उसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये गोनाइड पे ही डिपेंड करता है, गोनाइड से ये डेवलप करता है। तो इस तरह से इन द मेल फिश द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर बिलीव्ड टू प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स। टेस्टिस के अंदर यानी मेल फिश के अंदर जो टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर जो पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल होता है, वही इंटरस्टिशियल सेल, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इंटरस्टिशियल सेल ही जो है हार्मोन, मेल हार्मोन को जो है कि वो प्रोड्यूस करते हैं। सम स्पीसीज डू नॉट पॉसेस इंटरस्टिशियल सेल एंड इन देम, यानी कुछ ऐसे फिश स्पीसीज हैं जिसमें इंटरस्टिशियल सेल नहीं पाए जाते। तो उसमें क्या होता है, द लोब्यूल बाउंड्री सेल्स, तो उसमें लोब्यूल बाउंड्री सेल होता है, एंड इन देम द लोब्यूल बाउंड्री सेल्स में परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो कुछ ऐसे फिश होते हैं जिसमें
इंटरस्टिशियल सेल नहीं होते, तो वहाँ उनके जगह पे लोब्यूल बाउंड्री सेल होते हैं। तो ये लोब्यूल बाउंड्री सेल भी जो है कि इंटरस्टिशियल सेल की तरह से ही काम करते हैं, और वो भी जो है कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। इन द फीमेल फिश की अगर बात करें, इन द फीमेल फिश द पोस्ट ओवुलेटरी कार्पस ल्यूटियम में बी ए सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स और गोनेडल स्टेरॉइड। और फीमेल में हम बात करें तो फीमेल में जो है कि ओवुलेशन के बाद, जब एग का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम जब बनता है, यानी कि एग के जो और अवशेष जो डिस्टर्ब हो जाने के बाद, यानी कि एक तो रिलीज हो जाता है, बाकी जो चीज़ें वहाँ पे बचते हैं उसी पार्ट को जो एक्स्ट्रा पार्ट बचते हैं ओरी के अंदर, उसी को कार्पस ल्यूटियम करते हैं। और उसी कार्पस ल्यूटियम भी एक तरह से हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करता है, और सेक्स हार्मोन वो सिक्रीट करता है, और गोनेडल स्टेरॉइड वो सिक्रीट करता है। यानी इसे कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम इन फीमेल फिश ये भी क्या है, सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन और गोनेडल स्टेरॉइड है। यानी कार्पस ल्यूटियम से भी जो है कि फीमेल हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये बहुत बारीक नुक्ते हैं, बहुत ही जो है कि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि किस तरह से, कहाँ से हार्मोन, सेक्स हार्मोन, गोनेडल हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कैसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ गोनेडल स्टेरॉइड के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो है कुछ और भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, जो हम आपको कुछ और भी रिपोर्ट सामने आई है, वो भी हम आपको यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। 10 द सर्टाली सेल्स आर वेल डिफाइंड इन फिशेज। मेल फिश में आप जाते हैं, सर्टाली सेल पाया जाता है। द सर्टाली सेल्स आर वेल डिफाइंड इन फिशेज आर द मेन सोर्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड एंड 3 बीटा एच डी। यानी जो सर्टाली सेल फीमेल में, मेल फिश में पाए जाते हैं, वही सर्टाली सेल जो है कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन और एक दूसरा हार्मोन 3 बीटा एच डी ये हार्मोन है, इसके प्रोडक्शन के लिए जो है कि जिम्मेदार, यानी मेन सोर्स होते हैं। ये भी एक रिपोर्ट जो है कि के तहत जो है कि ये आया है कंट्रीब्यूशन, इसलिए इसको भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे बिकम एक्सेसिवली लिपॉइडल एंड कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पर्म बंडल्स। यानी कि दे बिकम, यानी कौन, सर्टाली सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, यानी वहाँ पे लिपॉइडल कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव हो जाते हैं। जब जो है कि स्पर्म रिलीज़ करता है, यानी जब स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसी सर्टाली सेल में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जो है कि मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो उससे हो जाता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन दोबारा फिर होना फर्दर होता ही रहता है, तो उस वहाँ पे वो काम आता है। एंड इवेंचुअली बिकम रीअब्जॉर्ब्ड इन ए साइकिल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। उसके बाद फिर वो स्टेरॉइड हार्मोन के साइकिल में वो जो है कि वो काम करते हैं, यानी फिर वहाँ पे इंटर कर जाते हैं। यानी कि स्पर्म जब रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद फिर स्पर्म का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस या साइकिल चलता है, वहाँ पे फिर उसी लिपिड और उसी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, जो सर्टाली सेल में जो है कि मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका पॉजिटिव नेचर काफ़ी अधिक होता है वहाँ। द ग्रेनुलोसा लेयर इन आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ओवरियन सेक्स और स्टेरॉइड हार्मोन। उसी तरह ग्रेनुलोसा लेयर जो है, जो ओवरी के अंदर है, फीमेल फिश के अंदर, वो भी जो स्टेरॉइड हार्मोन या सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। द थीका ऑफ द फॉलिकल पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। द थीका ऑफ द फॉलिकल पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जो थीका, जो ओवरी के अंदर जो थीका लेयर होता है, फॉलिकल का जो एक लेयर थीका होता है, वो जो है कि कार्पस ल्यूटियम को बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। एंड प्रोबेबली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, और वही जो है कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। एंड परहैप्स आल्सो एस्ट्रोजन, और संभवतः ये भी माना जाता है कि एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है। बट नेवर शोज, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। इट इज़ एविडेंट दैट द ओवरियन हार्मोन्स आर आइदर सिंथेसाइज्ड बाय द ओवम और ग्रैनुलोसा। ऐसा देखने मिलता है, ये एक प्रमाण है, एविडेंट है कि जो है कि ग्रैनुलोसा जो है
ओवरियन हार्मोन को सिक्रेट करती है, और द कार्पस ल्यूटियम विच डेवलप फ्रॉम ग्रेनुलोसा, और जो ग्रेनुलोसा से ही कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट बनता है वो भी यही काम करती है। इट इज़ सेड दैट द एस्ट्रोजन सिंथेसिस इज़ द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेनुलोसा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्रेनुलोसा ही जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी ये ग्रेनुलोसा ही है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को सबसे पहले स्टेज पर जो रिलीज़ करती है, सिक्रेट करती है, सिंथेसाइज करती है। द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन इज एसोसिएटेड विद लिपिड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द याल्क। और एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे बनता है? क्योंकि उसी मटेरियल के अंदर जो है कि याल्क मौजूद है, लिपिड मटेरियल के अंदर जो याल्क मौजूद होता है, उसी याल्क की वजह से ही जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गोनेडल स्टेरॉयड यानी सेक्स हार्मोन मेल और फीमेल फिश के अंदर कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस सेल से बनते हैं, इनका क्या रोल है, क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ नहीं देखने को मिलता है, ये सारा कुछ जो है कि इसमें डिस्कस किया गया, डिस्क्राइब किया गया। और तो यहाँ पे गोनेडल जो है, गोनेडल स्टेरॉयड हमने ये डिस्कस कंप्लीट किया, गोनेडल स्टेरॉयड ये हो गया। इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी जो लास्ट टॉपिक है, इंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन में इंडोक्राइन कंट्रोल कैसे होता है। इंडोक्राइन हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, यानी बॉडी में जो डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उन इंडोक्राइन हार्मोन का क्या कोई रोल है या कोई कंट्रोल है या कोई जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्रोडक्शन पर, फिश रिप्रोडक्शन पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, किस तरह से फिश रिप्रोडक्शन को जो है कि फिश इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले इंडोक्राइन हार्मोन किस तरह से इसको जो है कि कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हम जो है कि डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कि लास्ट टॉपिक इसका है। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट इन आल वर्टिब्रेट्स द पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन्स and gonadal steroid are the hormones most directly involved in the control of reproductive behavior। तो ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं कि ज़्यादातर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, हर वर्टिब्रेट के अंदर जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन है, यानी ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे सिक्रीट होने वाले जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, यानी गोनाइड को स्टिमुलेट करने वाले, गोनाइड को हैंडल करने वाले, गोनाइड को एक्टिव करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी से निकलते हैं वो, और साथ साथ गोनाइडल स्टेरॉयड यानी जो लोकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिक्रेट होने वाले, टेस्टिस ओवरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं, ये सब इंडोक्राइन हार्मोन हैं। और ये सभी हार्मोन जो है कि डायरेक्ट जो है फिश के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडोक्राइन हार्मोन्स के सिक्रेटरी बिहेवियर पे ही जो है कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ फिश डिपेंड करता है। तो इसमें नो डाउट, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड तो बॉडी के हर पार्ट को, हर एक्टिविटीज़ को गवर्न करते ही हैं, तो यहाँ पे भी करते हैं। इन फिशेज टू देयर आर ए नंबर ऑफ वेज इन विच द CNS पिट्यूटरी गोनाड्स एक्सिस में रेगुलेट और कंट्रोल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी फिश में भी हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और से जुड़ा हुआ जो गोनाड एक्सिस है, ये जो है कि रिप्रोडक्टिव सेंट्रल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स में एक्ट डायरेक्टली ऑन बिहेवियरल कंट्रोल मैकेनिज्म। जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो डायरेक्ट जो है बिहेवियरल मैकेनिज्म को, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी हार्मोन में स्टिमुलेट द सिक्रेट ऑफ गोनाडल स्टेरॉयड और हार्मोन्स, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो डायरेक्ट जो है गोनाइड हार्मोन को, गोनाइड स्टेरॉयड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, विच इन टर्न रेगुलेट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और वही जो गोनाइडल हार्मोन है या गोनाइडल स्टेरॉयड हार्मोन है वो जो है कि फिश के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है।
In addition, these hormones may influence behavior indirectly by their participations in the development of secondary sexual characters in fishes. यानी कि इनडायरेक्टली जो है कि यही इंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स या इंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये गोनाइड हार्मोन्स, ये सब के सब जो है कि फिश के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करते हैं, इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के आधार पे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फिश में डेवलप होता है और फिर उसके वजह से ही रिप्रोडक्टिव बिहेवियर परफॉर्म होता है। उसके बाद जो है कि रिप्रोडक्टिव एक्शन जो है कि अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ये कह सकते हैं कि इंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात की जा रही है, यानी कि इंडोक्राइन के कंट्रोल में ही रिप्रोडक्शन होता है। Although the hormones of the gonads and adenohypophysis seem to play the major role in controlling, तो इस तरह से गोनाड हार्मोन की जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ एडिनोहाइपोफाइसिस जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, पिट्यूटरी के अंदर, इसका भी जो रोल जो है बहुत बड़ा रोल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के कंट्रोल में देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इसका रोल देखने को मिलता है। देयर इज हाउएवर some evidence that neurohypophyseal and thyroid hormones are also indirectly involved in the regulation of certain components of reproductive behavior in fishes। यानी इतना ही नहीं बल्कि न्यूरोहाइपोफाइसिस और थायराइड हार्मोन से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी जो है कि कहीं न कहीं जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो है कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं। After other hormones may influence reproductive behavior indirectly by their effects on general metabolism and growth। यानी अभी हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात किया, एडिनोहाइपोफाइसिस की बात किया, थायराइड हार्मोन की बात की, ये सभी जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये भी जो है इनसे तो ये गवर्न होता ही है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर तो कंट्रोल होता ही है फिश का, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स हैं जो इनडायरेक्ट वे में फिश के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, जनरल ग्रोथ को या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कहीं न कहीं से ये प्रभावित करते हैं, अपने प्रभाव डालते हैं। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं सबका जो है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट जो है कि रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिश रिप्रोडक्शन में। तो अब इसी चीज़ को अगर हम आगे और बढ़ाएं तो देखेंगे, इट इज़ रिपोर्टेड दैट सम मेल फिशेज लाइक गोबी में रिकॉग्नाइज द ग्रेविड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्यूज रिलीज थ्रू द जेनाइटल पोर। एक फिश है गोबी फिश, गोबी फिश में देखा गया में रिकॉग्नाइज क्या देखा गया, द ग्रेविड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्यूज रिलीज थ्रू द जेनाइटल पोर। तो यानी जो फीमेल है, जो ग्रेविड फीमेल, ये क्या है, मैच्योर जो फीमेल है ये जो है कि जेनाइटल पोर के पास जो है कि केमिकल रिलीज़ करती है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट इन द पैसिफिक सालमन द 17 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन आइदर lighter in the blood progressively increased in fish as they migrate from the sea to the spawning ground। यानी सालमन में जो है कि एक ये हार्मोन है जो 17 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में देखा गया कि ये जो इसके हार्मोन में सिक्रीट होता है, और जब हार्मोन में इसकी ये मात्रा बढ़ जाती है इस हार्मोन की, तो ये जो है कि सालमन फिश जब माइग्रेट करके जो है कि अपने फिश से माइग्रेट करके स्पॉनिंग ग्राउंड में आ जाता है। यानी ये भी एक इनमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ही है कि वो जो है कि इस हार्मोन से प्रेरित होकर के वो समुद्र से माइग्रेट करके वो जो है कि स्पॉनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पे स्पॉनिंग उसे करना होता है ब्रीडिंग सीजन में। दे स्पेकुलेट दैट परहैप्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ओवुलेशन इन स्पॉनिंग इन फिशेज। यानी ये देखने में आता है कि ये हार्मोन डायरेक्ट जो है कि
फिश के ओवुलेशन और स्पॉनिंग जैसे एक्टिविटीज़ पर डायरेक्ट जो है कि अपना प्रभाव डालता है। और कुछ और रिपोर्ट सामने आए हैं। इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड दैट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन इन स्टिकलबैक induces a preference for fresh water, whereas fall in the thyroid hormone level result in preference for salt water। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, इंडोक्राइन कंट्रोल की बात हो रही है, तो वहाँ ये भी एक रिपोर्ट बड़ा पिकुलियर आया है। इट इज़ आल्सो रिपोर्ट दैट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन। अगर ऐसे फिश के जो है कि सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन, फिश के अंदर जो है कि अगर ये थायराइड हार्मोन का लेवल जब अधिक हो जाता है किस फिश में, इन स्टिकल बैग फिश का नाम है, इस स्टिकल बैग के अंदर, तो क्या होता है, इंड्यूसेस ए प्रेफरेंस फॉर फ्रेश वाटर। तो क्या होता है कि ये जो है कि फ्रेश वाटर को प्रेफरेंस देता है, यानी फ्रेश वाटर की ओर जाना चाहता है। वेयर एज फॉल इन द थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, रिजल्ट्स इन प्रेफरेंस फॉर साल्ट वाटर, फिर वो साल्ट वाटर को प्रेफरेंस देता है। यानी कि स्टिकल बैग फिश में ये रिपोर्ट देखा गया है कि अगर उसके ब्लड में अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो वो जो है फ्रेश वाटर की ओर वो मछली भागती है, फ्रेश वाटर को प्रेफरेंस देती है, यानी उसमें वो जाना चाहती है, रहना चाहती है। लेकिन जब उसके बॉडी में थायराइड हार्मोन की जो है कि कमी हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, तो फिर वो जो है कि फ्रेश वाटर छोड़ करके वो साल्ट वाटर में चली जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थायराइड इंडोक्राइन ग्लैंड का कि हार्मोन का किस तरह से असर है इस पर। इसी तरह और भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स आर वेल नोन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टिमुलेटिंग गोनाडल डेवलपमेंट एंड हार्मोन सिक्रीशन। तो इतना तो हम जानते हैं पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पूरे सीधा का सीधा जो है वो गोनाड को स्टिमुलेट करने में, गोनाड को डेवलप करने में, या गोनाड हार्मोन को, गोनाडल हार्मोन को सिक्रीट करने में पूरा का पूरा जो है कि ये इन्वॉल्व रहते हैं, अपना योगदान देते हैं। हाइपोफाइसेक्टोमी experiments have revealed halt in the spermatogenesis in the feces। यानी हाइपोफाइसेक्टोमी, अगर हाइपोफाइसिस को काट दिया जाए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हाइपोफाइसिस पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, अगर किसी फिश का ये इसको काट दिया जाए तो होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाता है। आल्सो कोर्टशिप एंड एगोनिस्टिक बिहेवियर हैव बीन एलिमिनेटेड। यानी इतना स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं बल्कि कोर्टशिप बिहेवियर और एगोनिस्टिक, यानी एक फिश से दूसरे फिश के साथ जो है एक दूसरे का जो कई तरह के जो बिहेवियर होते हैं रिलेशनशिप है, तो वो भी जो है कि कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। हाइपोफाइसेक्टोमी ऑफ वर्जिन फीमेल गुप्पीज पॉइसेलिया रेटिकुलेटा results in an immediate and complete decline in sexual responsiveness। यानी कि गुप्पी और ये पॉइसेलिया रेटिकुलेटा फिश में ये रिजल्ट आया है कि अगर इसमें भी हाइपोफाइसिस को काट दिया जाए, हाइपोसेक्टोमी मतलब काट के निकाल देना, अगर ये काट दिया जाए तो जो है कि इनके ऊपर तुरंत इमीडिएट जो है कि कैसा असर पड़ता है, उनका सेक्सुअल जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो उनका बिहेवियर है डिक्लाइन हो जाता है, यानी कम हो जाता है, यानी उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर समाप्त हो जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन थेरेपी हैज़ बीन अप्लाइड टू एक्सेलरेट मैच्योरिटी इन फिशेज इन नॉन रिप्रोडक्टिव कंडीशन। और अगर पिट्यूटरी हार्मोन की थेरेपी की जाए, पिट्यूटरी हार्मोन को जो है का प्रभाव देखा जाए या डायरेक्ट उस पर असर इसका दिया जाए, इंजेक्ट किया जाए, तो जो है कि ऐसे फिश के अंदर जो है कि नॉन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है कि फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में बदल जाता है। स्पॉनिंग में बी इंड्यूस्ड इन ए 24 आवर्स बाय गिविंग एन इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एलिमर्स मटेरियल्स। यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन दे दिया जाए फिश को तो 24 घंटे जो है ये इसमें जो स्पॉनिंग कराया जा सकता है, यानी उस हार्मोन के प्रभाव की वजह से।
Neurohypophyseal hormones have been reported for their direct involvement in the causation of spawning behavior. न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन का जो सीधा प्रभाव इनके स्पॉनिक बिहेवियर पर पड़ता है इसके It is found that purified fish and mammalian neurohypophyseal preparations and synthetic oxytocin induce the spawning reflex in Fundulus हेटोक्लाइटस। यानी एक ये फिश है फंडुलस हेटोक्लाइटस। इस फिश में ऑक्सीटोसिन को अगर जो है कि रिलीज़ करा दिया जाए तो जो है कि स्पॉनिंग जो उसका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्स करने लगता है। यानी जैसा हो अगर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाएगा, घटा दिया तो घट जाएगा। द रिस्पॉन्स यूजुअली अपीयर विदिन 10 minutes आफ्टर इंजेक्शन एंड मे परसिस्ट फॉर 20 to 30 minutes। यानी कि इसका इतना असर होता है कि इंजेक्शन देने के 10 मिनट के बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और ये लगभग 20 से 30 मिनट तक इसका असर रहता है। दिस बिहेवियर अकर्स इन हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड और कैस्ट्रेटेड फिश ऑफ आइदर सेक्स। यानी कि इस तरह से इनके हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड मतलब होता है हाइपोफाइसिस को काट के निकाल दिया जाए या फिश को कैस्ट्रेटेड कर दिया जाए यानी बद्धी कर दिया जाए, यानी फिश के यानी गोनैड को निकाल दिया जाए तो होगा क्या, फिर उसका जो असर पड़ता है वो उनके सेक्स पर डायरेक्ट उसके सेक्स बिहेवियर पर पड़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन रेगुलेशन ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन फिशेज। यानी एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है। उस हार्मोन का असर ये देखा गया, रिपोर्ट मिली कि ये जो है कि फिश के अंदर पेरेंटल जो बिहेवियर होता है, पेरेंट का बिहेवियर मतलब कि वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने एक की देख रेख करते हैं, तो पेरेंटल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। इस तरह से तमाम जो है कि तरीके से देखने के बाद यही पता चलता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है फिश के बॉडी के अंदर या फिर इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं उनका असर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पर तो पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ साथ और भी जो है कि इससे जुड़े हुए गतिविधियों पे भी उसका असर पड़ता है। यानी सिर्फ जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसके साथ थायराइड हार्मोन या ऑक्सीटोसिन, ये कई जिस हार्मोन की बात की गई, ये सारे हार्मोन का या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात की जाए, ये सब का सब जो है कि सबका असर जो है इफेक्ट रिस्पांस इन्फ्लुएंस फिश के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पर पड़ता है। यानी फिश का reproductive behavior of fishes controlled by the endocrine glands and endocrine secretions also. They will be direct or indirect। यानी चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो किसी भी तरीके से इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का जो है असर, उनका प्रभाव जो है कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पर फिश के पड़ता ही पड़ता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने जो सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक हमने दोनों डिस्क्राइब कर दिया। एक तो ये गोनाडल स्टेरॉइड्स कंप्लीट हो गया, दूसरा इंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दोनों टॉपिक समाप्त हो जाने के बाद तीसरे यूनिट में ये जो रिप्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक थे समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे तो कॉमन एनिमीज एंड सिम्टम्स, एटिकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फूड फिशेज, इसको लेकर के हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।